तमाम दिवस आते हैं, जैसे महिला दिवस, बाल दिवस, उसी कड़ी में मजदूर दिवस भी है। आज 1 मई है। अगर हम बात करें किसी भी देश के लिए, एक मजदूर रीढ़ की हड्डी के समान होता है। जिस जिले में हम रहते हैं, जिस जिले में हम निवास करते हैं, वो ज़िला है फिरोज़ाबाद। और फिरोज़ाबाद में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अधिक संख्या में यहाँ लेबर वर्ग मौजूद है। सरकारें तमाम योजनाएं चलाती हैं, तमाम वादे करती हैं, बयान करती हैं, लेकिन सवाल है क्या मजदूर वाकई खुश है? मजदूर की स्थिति बदली? मजदूर के लिए क्या क्या उपलब्ध हुआ? और अगर हम बात करें मजदूर के बच्चों की शिक्षा की, मजदूर के बच्चों को कैसे नौकरियां मिलती हैं, कितनी क्या शिक्षा समान है आम लोगों में या अन्य लोगों में देखा जाए, तो उसी कड़ी में हम आपको बता दें हमारे साथ आज मौजूद हैं एक बार फिर पूर्व MLC डॉक्टर दिलीप यादव जी। उनसे पूछूंगे, चूंकि इनकी यूनिवर्सिटी है, तो शिक्षा पर किस तरह से आज के दिन सोचना चाहते हैं, मजदूरों के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं और किस तरह से हमारे चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं देना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें, पहले बात शुरू करने से पीछे हैं ये फूल सिंह जी हैं आदरणीय। अगर हम इनकी बात करें तो इनका नाम बहुत शहर में प्रचलित है और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे ये। अब तो फिलहाल गुजर गए हैं, लेकिन इन्होंने मजदूरों के लिए तमाम ऐसे काम किए, उनके उत्थान के लिए, गरीबों के लिए। तो जाहिर सी बात है, जो अच्छा है उसका नाम हमेशा दूर दूर तक याद रहता है। तो उन्हीं के पुत्र हैं डॉक्टर दिलीप यादव जी। डॉक्टर साहब, आज मजदूर दिवस है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से शुभकामनाएं देना चाहेंगे? देखिए, आज मजदूर दिवस है 1 मई। मैं इस शुभ अवसर पर मैं सभी मजदूर भाइयों को, अपने साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, हर जगह मनाया भी जाता है। हम भी शायद प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोगों के साथ मिल करके मनाने की बात कर रहे हैं। इस पर मैं कहना चाहूँगा, यहाँ स्वर्गीय राजा राम जी थे जो विधायक रहे। उन्होंने मजदूरों के लिए बहुत काम किया। उस समय छोटा शहर था और ये दशक की बात रही होगी, लगभग 1965 और 70 के बीच लगभग। उसके बाद उनका मर्डर हो गया था। तो जिस तरह हमारे पिताजी के बारे में आपने कहा, हमारा पूरा परिवार उन दिनों स्वर्गीय राजा राम जी से जुड़ा हुआ था बहुत अच्छी तरह से। जब MLA का चुनाव लड़े तो पूरे परिवार ने, पूरे समाज ने, सबने सहयोग किया और मजदूरों की लड़ाई उन्होंने लड़ी। उस समय जो लड़ाई थी मजदूरों की, फैक्ट्री ओनर और मजदूरों के बीच में टाइमिंग को लेकर के थी। तो वो फैक्ट्री शायद 10 या 11 घंटे चलती थी, तो आपने 8 घंटे की मांग उठाई शासनादेश के तहत। तो राजा राम जी ने उस समय 8 घंटे ही काम चलवाया, तो मजदूरों को बड़ी खुशी हुई इन दिनों। और मैं यहाँ के सभी फैक्ट्री ओनर को भी बधाई इस बात के लिए देना चाहता हूँ। वो बहुत कड़े समय में और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी डटे रहे या फिरोजाबाद के कारोबार को जिंदा रखा। आज फिरोजाबाद में पूरी इंडिया भर से कई स्टेट के लोग आते हैं, नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, धंधे से जुड़े हुए हैं। उस सब के पीछे तो ये फैक्ट्री ओनर की ही एक तरह से धन्यवाद और बधाई की पात्र है, उनकी भूमिका हो जाए। डॉक्टर साहब, आपका जन्म फिरोजाबाद में हुआ, तमाम लोग आपसे जुड़े हुए हैं, खासकर मजदूर भाई भी जुड़े हुए हैं। तो मैं जानना चाहूँगी, पहले में और अब में मजदूर भाइयों की स्थिति में कुछ बदलाव क्या बेहतर हुई अब तक? मैं वही बताना चाह रहा हूँ। स्वर्गीय राजा राम जी का जिक्र आया, इसीलिए एक बात और मैं कहना चाहूँगा नई पीढ़ी के लिए। जो युवा पीढ़ी है, मजदूर भी है, उनको ये पता ही नहीं स्वर्गीय राजा राम जी ने कितनी आवाज़ उठाई थी उनके लिए। जब MLA का चुनाव लड़े थे, वो फिरोजाबाद विधानसभा से थे, तो ये आसपास का गुनाऊ वगैरह सब उसी में आता था। तो जितने उनके वोट निकले थे डिब्बे में प्यार से, उससे ज्यादा लोगों ने नोट डाले थे। आज तक इतिहास में शायद कभी इंडिया भर में ऐसा नहीं हुआ हो। बुजुर्ग लोग सब जानते हैं, तो नई पीढ़ी भी इसको देख ले, लोग कितना प्यार करते थे। जो बैलेट पेपर एक डाला, उस व्यक्ति ने 1 रुपया साथ डाला प्यार से। हालांकि वो सरकारी खजाने में पैसा जाएगा, लेकिन उसकी विचार थे, भावना थी, आत्माएं थी, भाई राजा राम जी को हम मजबूत कैसे करें। तो राजा राम जी ने हमारे लिए बहुत कुछ काम किया है। आज कई यूनियन चल रही है मजदूरों के लिए, काम भी कर रही हैं। मैं उनको भी धन्यवाद और बधाई देता हूं। पूरी तरह से काम करते रहें और फैक्ट्री ओनर और मजदूरों के बीच सामंजस्य बनाते रहें, क्यों सामंजस्य से ही काम चलता है।
अभी बहुत टाइट तरीके से चलेंगे। जिस तरह से कानपुर में कारखाने बहुत चले, सब फेल हो गए, मजदूर यूनियन की वजह से वहाँ समस्याएं पैदा हुई। तो हम नहीं चाहते कोई ऐसी समस्या पैदा हो जो मजदूर जहाँ मजदूरी कर रहे हैं वो फैक्ट्री फेल हो जाए। तो फैक्ट्री फेल होगी तो किसी को रोजगार नहीं मिल पाएगा। इसीलिए यहाँ मजदूर भी काम करते हैं और फैक्ट्री भी चलती रहे, यही हम ईश्वर से दुआएं करते हैं। इसके साथ साथ मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने आपने कभी मजदूरी किया? मजदूरी की श्रेणी में कौन कौन आते हैं? मजदूरी मैंने तो नहीं किया, लेकिन हमारे परिवार के लोगों ने किया कि जब उस समय 1960 के आसपास, हमारा जन्म 1967 का है, उससे पहले हमारे परिवार के लोग इस लाइन में थे, चूड़ीबाई लाइन में मजदूरी ही किया करते। तो गोदाम चलते थे, गोदाम में मैनेजरी करते थे, तो सब जुड़े हुए एक लिंकअप थे। बिजनेस भी है तो आज भी यही लोग करते हैं, बिजनेस में भी नौकरी भी करते हैं, अपने खेती भी करते हैं, छोटा मोटा धंधा भी करते हैं, लोग जुड़े हुए। लेकिन शिक्षा के ऊपर मैं कहना चाहूँगा, मैंने भी इन विपरीत परिस्थितियों में से बीएससी किया, एमएससी किया, पीएचडी किया, फिर मैंने बीएड किया, फिर मैंने एमएड किया, फिर मैंने दूसरे सब्जेक्ट से पीएचडी किया। 2 विषय से मैं पीएचडी हूँ। उसके बाद मैंने एलएलबी भी किया आगरा कॉलेज आगरा से। तो शिक्षा में मैंने देखा आदमी की जीवन में तरक्की के रास्ते सही तब बन पाएंगे जब वो शिक्षा ग्रहण कर ले। पैसा हम लोग कमा सकते हैं किसी न किसी माध्यम से, लेकिन सर्वांगीकरण विकास हमारे बच्चों का और हमारा नहीं हो सकता जब तक हम लोग शिक्षा नहीं जानेंगे, एक्टिविटीज नहीं जानेंगे, कल्चरल एक्टिविटी में भाग नहीं ले पाएंगे। उठन बैठन, बात करना, चलना फिरना, कपड़े पहनना, बहुत से तरीके हैं, वो सब शिक्षा के द्वारा ही आते हैं, समाज के द्वारा आते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि आज मजदूर 200, 250 या 400 रुपए कमा रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है। तो क्या ऐसी महंगाई में एक मजदूर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, बेहतर शिक्षा दे पा रहा है? एक्चुअली जो मजदूर है पैदा कर रहा है, उसमें पैसे की कमी नहीं है। वो क्योंकि उसको रोजी रोटी अन्न घर से मिल जाता है, सब्जी अन्न से मिल जाती है, गाय भैंस रहती है, दूध वहाँ से मिल जाता है, ऊपर के खर्चे के लिए यहाँ से मजदूरी कर लेता है। जिस पे जरा भी खेती नहीं है वो मजदूर थोड़ा टाइट की स्थिति कह सकते हैं। लेकिन जिन पे खेती बाड़ी है, आसपास जितने गांव हैं, सबके लोग कारखानों में किसी न किसी माध्यम में जुड़े हुए हैं। कोई मैनेजरी कर रहा है, कोई वर्क कर रहा है, कोई जो भी कुछ अपने अपने जुड़े हुए हैं। वो मैं कहना चाहूँगा उन गार्जियन से उनकी जिम्मेदारी है बच्चों को पढ़ाएं, और बच्चों को पढ़ाने के लिए वो कतई विशेष प्रयास नहीं करते। बच्चा अपने आप पढ़ ले, और बच्चे का होमवर्क भी नहीं देख पाते, इतने व्यस्त भी रहते हैं। उनकी बच्चे की माँ की जिम्मेदारी है, भाई उनका पति यदि मजदूरी कर रहा है, टाइम नहीं दे पा रहा, तो बच्चे की माँ की जिम्मेदारी है बच्चे को पढ़ाए और बच्चे को आगे का सही रास्ता दिखाए। इसीलिए शिक्षा और बच्ची को, बेटी को शिक्षा दी जाएगी तो जहाँ जाएगी वहाँ शिक्षित करेगी पूरे परिवार को। इसीलिए बेटा बेटी दोनों के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। मैं इस पर खास तौर से जोर देना चाहूँगा। हमारे आसपास के गांव के लोग जो इस मजदूरी से जुड़े हुए हैं, उनके बच्चे कहीं न कहीं भटक जाते हैं, नशेखोरी में आ जाते हैं, गलत आदत पड़ जाती है, पैसा मिल जाता है उन्हें, पैसे की कीमत नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए हम लोग पैसे की वैल्यू समझें, पैसे की इज्जत करना सीखें, और सम्मान करना सबका भी सीखें, और शिष्टाचार भी होना चाहिए, भारतीय संस्कृति का प्रवेश भी उसके अंदर होना चाहिए। तो शिक्षा के बिना ये सब चीज़ें नहीं आ सकती। तो आज के दिन मैं ये भी कहना चाहूँगा, जितने हमारे मजदूर साथी हैं, आप हमारी यूनिवर्सिटी में जो भी किसी कक्षा में एडमिशन दिलाएंगे, हम जरूर उनके लिए 10% डिस्काउंट करेंगे, जिससे उनकी पढ़ाने की ललक बढ़े। और हमें भी होगा कि मजदूर दिवस के शुभ अवसर पर हमने हर बच्चे की, जो मजदूर भाई हैं उनके परिवार का कोई बच्चा पढ़ेगा, उनके बच्चों को हम लोग शिक्षा में डिस्काउंट देने का काम करेंगे। डॉक्टर साहब, देखा जाता है, हमने अपने यूपी से अगर हट कर देखें, खासकर दिल्ली की बात करें, दिल्ली की सरकार मजदूर के बच्चों को और एक अमीर बच्चे को समान शिक्षा दे रही है। जैसे अगर फर्श पे बैठा है तो एक अमीर और मजदूर समान बैठा है। लेकिन यूपी में ऐसा क्यों नहीं है? यूपी में इतना कटाव क्यों है? सरकार क्यों नहीं सोचती उत्तर प्रदेश में? देखिए, ये तो होना चाहिए, बच्चे में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए। जब उसमें कॉम्प्लेक्स इस तरह का आ जाएगा कि मेरे पिताजी कमज़ोर हैं और कमज़ोरी की वजह से मुझे थोड़ा सा अमीर बच्चों के साथ नहीं बैठने दिया जा रहा है, तो ये बच्चे छोटे हों या बड़े हों या
कम पैसे वाली हों, ज़्यादा पैसे वाली हों, गरीब हों, अमीर हों, उन सबको एक साथ ही मानना चाहिए। विद्यालय की भी जिम्मेदारी है और सरकार की भी जिम्मेदारी है। हालांकि सरकार इस पर पूरा प्रयास कर रही है। सरकार जब चाहती है कि स्कूल में एक सी ड्रेस बने जिससे बच्चा अमीर गरीब के कपड़े अच्छे पहन के आवे, अमीर वाला, और गरीब बच्चा हल्के कपड़े पहन के आवे, उसको अपना कमजोरी स्थिति, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स वैसे ही महसूस होगा, जिससे पढ़ाई मन में नहीं लगा। लेकिन प्रतिभाएं जो निकलती हैं, मुझे लगता है गाँव से निकलती हैं जी। शहरों की अपेक्षा। शहर की भी मैं बुराई नहीं कर रहा, शहर से भी निकल, लेकिन तुलनात्मक देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा प्रतिभाएं निकलती हैं और संघर्ष जो करता है गांव का बच्चा ज़्यादा करता है। इसका जीता जागता उदाहरण है, जब हम कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 पढ़ाई की पीडीएन इंटर कॉलेज से, हम लोग रामगढ़ गांव रहते थे, वहाँ से पैदल आते थे जी। और ये नहीं कि मैं ही आता था, सारे बच्चे गांव के, ज़्यादा पैसे वाले, कम पैसे वाले, एक चलन था, चले पैसे स्कूल चल रहे, स्कूल चल रहे, कोई गाड़ी की ऐसी व्यवस्था नहीं करते थे। उसमें कोई गरीबी अमीरी की खाई नहीं थी, लेकिन एक लत थी पढ़ने की और एक परपाटी थी। वहां से सब पैदल चलते थे, पैदल आते थे। जब पैदल हम रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में तरह तरह के एपिसोड मिलते हैं। कहीं कोई जानवर मिल गया, कहीं कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं, कहीं भैंस गाय लड़ रहे हैं, और कहीं कोई श्रम मिल गया। तो बच्चे में जो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, मजबूती आती है। एकदम बाजार के बच्चे को गाड़ी से आप डेली ले जाएं, कहीं सर्प देख लेगा तो वो तो घबरा जाएगा, अटक जैसी स्थिति आ जाएगी। गांव का बच्चा क्यों नहीं घबराएगा? पता नहीं कितनी बार देखे, रास्ते में पढ़ने जाते थे, पता नहीं कितनी बार सर्प देखे हमें मिले। तो कुत्ते लड़ रहे हैं, जानवर लड़ रहे हैं, गाड़ी एक्सीडेंट हो रहा है, अन्य घटना हो रही हैं। तो बच्चा जो गांव का होता है वो ज्यादा संघर्ष कर करके ये सब चीजें सीख जाता है, घबराता नहीं है। उसमें संघर्ष करने की क्षमता बढ़ जाती है, पावर बढ़ जाती है। जी। डॉक्टर साहब, क्या मजदूर के बच्चे को नौकरी करने का हक नहीं है? अच्छा लिखाई पढ़ाई करने का हक नहीं है? ये सबको हक है और पूरी सरकार प्रयास पहले भी करती रही है। माननीय हमारे अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लैपटॉप केवल इसी तरह से बांटे थे कि लैपटॉप बांटने से प्रत्येक बच्चा जो गरीब है, मध्यम वर्ग का है, वो टेक्नोलॉजी से दूर न हो जाए। आज के समय जमाना टेक्नोलॉजी का आ गया है, साइंटिस्ट का आ गया है। यहाँ वो जो पुरानी परंपराएं थी वो टूटती जा रही हैं। लोग अब टेक्नोलॉजी और टेक्निक और बुद्धिमत्ता, आईक्यू वैल्यू बहुत जबरदस्त बढ़ रही है। इसीलिए आज के ज़माने में लैपटॉप और टेक्नोलॉजी से मुकाबला करना ही पड़ेगा हमें। तो दिनों दिन जब समय चेंज होता है तो समय के अनुरूप हमको आपको चलना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि आज श्रमिक परिवार जो है, मजदूर वर्ग है, वो अपने बच्चों को केवल इसलिए और भेज रहे हैं कि वहां से पोषण मिले या कुछ वजीफे के तौर पर स्कॉलरशिप के लिए, शायद ऐसा भी माना जाता है। ये कितना सही? देखिए, मैं बेहतर समझता हूँ इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार गार्जियंस है, मदर फादर है। कोई भी सरकार या विद्यालय एक सुविधाएं दे सकता है, एक वातावरण बना सकता है जी। लेकिन पढ़ना और पढ़ाना घर की, गार्जियंस की, माँ बाप की बड़ी जिम्मेदारी होती है। बच्चे को टीचर कितना ही रटा दे, पढ़ा दे, जब माँ बाप कतई नहीं पूछेंगे उसको, बेटा क्या पढ़ के आए हो, कौन सी क्लास लग रही है, कौन से टीचर क्या पढ़ाते हैं, किस सब्जेक्ट में क्या आपके नंबर आए, सेमेस्टर एग्जाम हुआ तो उसमें कितनी आई, टेस्ट लिया तो क्या हुआ। जब गाइडेंस नहीं देखेगा तो बच्चे, जो फिल्म की कहीं कहीं कहानी आती है, संजय दत्त की दिखाई देती है, तरह तरह के लोग झूठ बोलते थे कि इतने नंबर आ गए, तो वो सब चीज़ें बच्चा करने लगता है फिर से। इसीलिए माँ बाप की बड़ी जिम्मेदारी है और माँ बाप को कुछ अंश, कुछ समय बच्चों में देना चाहिए। बच्चे की जिम्मेदारी प्रोग्रेस की, विकास करने की, विकसित करने की, डेवलपमेंट करने की माँ बाप की बहुत बड़ी होती है। इसीलिए मैंने जब पीएचडी किया, मेरे गुरु थे आगरा कॉलेज आगरा में, तो वो अपने बच्चों को खुद छोड़ने जाते थे, खुद लेने जाते थे। हमने कहा सर मैं फ्री बैठा हूँ, मैं छोड़, नहीं 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 नहीं, मैं ही छोड़ने जाऊँगा, मैं ही लेने जाऊँगा। हमें इसके पीछे लॉजिक क्या है? बोले लॉजिक ये है, मेरा बेटा कहीं अन्य बच्चों को देखकर और दिमाग में तरह तरह की विकृतियां ना आ जाएं। जी। मुझे विकृति मालूम पड़ेगी तो मैं जब आऊँगा रास्ते में समझाते आऊँगा, देखते आऊँगा किसके साथ आ रहा था, किसके साथ बात कर रहा था, कॉपी पूछूंगा, बेटा दिखा दो 1 मिनट में मुझे क्या करके आई हो। तो दिनों दिन बच्चे की मैं लेता रहूँगा,
जानकारी करता रहूँगा, उसके बारे में टैकल करता रहूँगा, जिससे बच्चा सही। आज उनका बेटा MBBS करके MD कर लिया, बड़ा डॉक्टर है उनका। अहम सवाल डॉक्टर साहब, कई महानगर हैं, हमने वहाँ देखा है मजदूरों की स्थिति बढ़िया है। अगर हम सुविधाओं की बात करें तो कारखाने मालिक उन तमाम सुविधाएं जैसे उपकरण सुरक्षा के, आई कार्ड, रजिस्ट्रेशन पर एंट्री नंबर, तो ये सारी चीज़ें आखिर फिरोज़ाबाद, जबकि यहाँ तो बहुत ज़्यादा लेबर वर्ग है, शौचालय, पेयजल, इनकी समस्या आए दिन मजदूर हड़ताल कर रहे हैं। क्या है, कब तक खत्म होंगी ऐसी समस्या? देखिए, ये प्रशासनिक लेवल पे और फैक्ट्री ओनर के बीच थोड़ी सी इस तरह की है। मजदूर मांग करते हैं, मैंने भी बीच बीच में मांगा उठाई थी, फैक्ट्री में शौचालय प्रॉपर होना चाहिए। वो मुझे लगता है सब जगह नहीं है, जी। सब जगह नहीं है। और फैक्ट्री ओनर की जिम्मेदारी है, मजदूर उसका एक अंग है और बड़ा अंग है। जिस दिन कोई टेक्निकल मजदूर, टेक्निकल भी है, बड़ा ही मजदूर है, छोटा मजदूर है, जब मजदूर नहीं आता है तो यहाँ मंडी लगती चौराहे पर, लोग तलाशने जाते हैं, काम प्रभावित हो जाता है उनका। इसीलिए मजदूर बड़ा अंग है, बड़ी कड़ी है, बड़ी इकाई है। मजदूर को पूरी तरह से सुविधाएं देना उसके अनुरूप जरूरत वाली जरूरी है। कहीं कहीं फर्स्ट एड प्रॉपर नहीं मिल पाती, हमने मांग उठाई थी। अभी यहाँ अब तो घटना कम हो रही, पहले बहुत होती थी, जल जाना, और वो इतना हीट कांच का रहता है, जरा भी लग गया तो भाई सफ़ेद दाग पड़ जाए, फफोले पड़ जाएं, और अंदर ऐसी स्थिति हो जाए कि वो इलाज में बड़ी दिक्कत आती थी। खैर, तो मैं कहना चाहूँगा ये फैक्ट्री ओनर की सबकी जिम्मेदारी है। आज मजदूर दिवस है, आज के अवसर पर हम लोग फैक्ट्री ओनर पूरी तरह से उनको अपना अंग मानते हुए उनके लिए मेडिकल की सुविधा का इंतजाम प्रॉपर रखें, एक रेस्ट रूम रखें। कहीं कोई चक्कर आ जाते हैं, गिर जाता है, उसकी बॉडी उतनी अलाउ नहीं कर पा रही, घर से वो चला आया, कुछ स्वास्थ्य खराब था, तो उसको एक रेस्ट करा सके, फर्स्ट एड प्रॉपर दे सके। एक फर्स्ट एड के साथ साथ एक इस तरह का एक मेडिकल में आदमी टेक्निकल टाइप का होशियार हो जो उन्हें दवाई दे सके उसके अनुरूप। कहीं ऐसा हो दवाई हमें जरूरत है दस्त की, उन्हें दे दी बुखार की, भाई लूज मोशन हो गया, बुखार आ गया, सिर में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, तो उसको जानकारी रहे। ऐसा एक ट्रेंड आदमी भी इन्हें रखना चाहिए और वो आदमी उन्हें देता रहे। इसके साथ पानी का प्रॉपर इंतजाम, रेस्ट वाला हो गया, टॉयलेट का प्रॉपर हो गया। कहीं की अब देखते हैं हम महिलाएं भी काम कर रही हैं फैक्ट्रीज में, अब गरीब महिला हैं भी कर रही हैं, चली जाती खाना वाना बना के बच्चों को, तो उसके बाद उनका टॉयलेट का इंतजाम दोनों तरह के भी होना चाहिए। ये मूलभूत जो जुड़ी हुई दैनिक समस्याएं हैं, दैनिक जरूरतें हैं, उनकी जिम्मेदारी फैक्ट्री ओनर की है। प्रशासन इसमें सहयोग करे, उनको अवेयरनेस पूरी तरह से ऐसा कराए जिससे कम से कम सुविधाएं फैक्ट्री में दे सके। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब मेरा, तमाम सरकारें योजना चलाती हैं, उसमें एक लेबर कार्ड यानी श्रमिक कार्ड बनता है। अभी भी देखा जा रहा है फिरोजाबाद में बहुत कम संख्या में लोगों के कार्ड नहीं बने हैं। इस पर जिला स्तर पर बड़ी मुहिम क्यों नहीं चलाई जाती? देखिए, सबसे पहले समाजवादी सरकार थी, माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, माननीय अक्षय यादव पूर्व सांसद थे उस समय, तो यहाँ एक साइकिल देने की योजना समाजवादी पार्टी सबसे पहले बनाई। साइकिलें बांटी मजदूरों को, उनका रजिस्ट्रेशन करा के। अब उनके लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था भी है पहले से, हॉस्पिटल प्रॉपर अभी नहीं शायद हो पाया जितना होना चाहिए। इसके साथ साथ उनको कई तरह की सुविधाएं भी ये दी जाती है, लोगों को, मजदूरों को मालूम ही नहीं है। जो एक्सीडेंटल या कोई ऐसी बड़ी घटना हो जाए तो सरकार उनको पैसा भी देती है, मुआवजा देती है। तो ये लेटेस्ट कई योजनाएं चल रही हैं, मजदूर उसकी जानकारी करके ALC यहाँ बैठते हैं, हम लोग कई मजदूरों की समस्या को लेकर कई बार मिले भी हैं उनसे। तो ये जो ALC बैठते हैं, ALC के यहाँ से पूरी जानकारी मिल जाती है, उसमें मजदूर के परिवार में कोई घटना हो जाती है, उसको मुआवजा भी उसका दिया जाता है, मिलता है। तो सरकार इस पर काम कर रही है और समाजवादी पार्टी ने बहुत काम किया था। उन योजनाओं का पूरी तरह से लाभ उठाना चाहिए और लाभ उठाएं। इसके साथ साथ इनका जो मजदूर काम करते हैं उनकी प्रॉपर एंट्री नहीं होती, ये अभाव चल रहा है। हम लोगों ने कई बार मांग उठाई है। वो 12 नंबर कोई फॉर्म होता है, उस पर फैक्ट्री ओनर की जिम्मेदारी, उस पर हस्ताक्षर के हों और 12 नंबर उसका फॉर्म भरा जाए, लेकिन वो रिकॉर्डेड पार्ट नहीं बनाते हैं। वो मजदूर प्रयास करता रहता लेकिन हो नहीं पाता। लेकिन मैं मांग करूंगा, भाई मजदूर आपका इकाई है, आपका अंग है, आप उसकी वजह से पूरी फैक्ट्री चल रही है, आप पूरा उसको अंग मानते हुए जो सुविधाएं दे सकते हैं, जो सुविधाएं हैं मान का अनुसार उसको मिलनी चाहिए, जिससे मजदूर का भी अपना परिवार है, मजदूर परिवार को पढ़ाए, बढ़ाए, तरक्की करे और अपने उनका बच्चों का स्वास्थ्य का ध्यान भी रखे।
अंतम मैं इतना कहना चाहूँगा मजदूर भाइयों से, आप जो कमाते हैं अपने बच्चों पर ज़रूर लगाएं। बिल्कुल आज के दिन मुझे नहीं कहनी चाहिए लेकिन कहना जरूरी, मैं समझ रहा हूँ। बिल्कुल हमारे लोग मजदूर भाई बहुत पैदा करते हैं, 500 कर लिया, 1000 कर लिया, 800 कर लिया, 400 कर लिया, लेकिन शाम को किसी न किसी बिल्कुल ठेके पे जरूर जाते हैं। इसके अलावा जूस पिए, अपने बच्चों को फल ले जाए, बिल्कुल तो मुझे लगता है उनके बच्चे भी अच्छे विकसित होंगे और आपका भी मानसिक डेवलपमेंट अच्छा होगा और फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होगा। इसीलिए ये परंपरा जो मैं देख रहा हूँ इंडस्ट्री के आसपास ज़बरदस्त ये थोड़ा सा रहता है, उसको हम लोगों को मिल करके बैठ के बात करके सब भाइयों को ये कम करना पड़ेगा। इससे बच्चे दुखी रहते हैं, जो बच्चों की भी समस्याएं हैं हर तरह की, वो भी मजदूर भाई पूरी नहीं कर पाता है। इसीलिए मजदूर भाइयों से अनुरोध है, कोई टिप्पणी नहीं है, कोई आरोप नहीं है, जो हमें देखने को मिलता है। इसीलिए निवेदन के साथ कहना चाह रहे हैं, जो ये सुन रहे हो, आप अपने इस पैसे से बच्चों का ख्याल रखें। जब बच्चे बड़े होते हैं बच्चे उम्मीद करते हैं, आप जब लेट जाते हैं तो बच्चे देखते हैं कि मेरे पापा आ रहे होंगे, और पापा किस हालत में जा रहे हैं तो बच्चा उस समय देख के क्या मैसेज ले पाएगा। बच्चे को कुछ ले गए, खाने को ले जाएं, जूस ले जाएं, फल ले जाएं, जिससे बच्चे खुशी हो। हम चाहते हैं मजदूरों के बच्चे भी अधिकारी बनते हैं। अधिकारी तभी बन पाएगा जब आप पूरा मनयोग से बच्चे को आगे बढ़ाना चाहें, तभी बन पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर दिलीप यादव, जिन्होंने कई सवालों के सीधे जवाब दिए। खासकर बहुत अच्छी बात की कि एक अच्छा संस्कार आपके अंदर होगा तभी आप अपने परिवार को दे सकेंगे, अपने बच्चों को दे सकेंगे। तो कैमरामैन विपिन राठौर के साथ